हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे अपना जो सीरीज़ चल रहा है इनफर्टिलिटी का सीरीज़, तो उसमें अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे लास्ट जो वीडियोज़ है उसमें ओवेरियन क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं, फेलोपियन ट्यूब के रीजंस क्या है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो आपको क्या करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि यूट्राइन फैक्टर्स, यानी कि यूट्रस के रिलेटेड ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। अभी आज हम बात करेंगे कि आइदर यूट्रस में प्रॉब्लम है, यानी कि एबनॉर्मल यूट्रस है, और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्रस नॉर्मल है फिर भी कंसीव करने में तकलीफ हो रही है। पहले तो एबनॉर्मल यूट्रस, यानी कि यूट्रस में क्या क्या, बच्चेदानी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि अगर बच्चेदानी का जो शेप है, साइज़ है, उसमें कोई दिक्कत है, या तो अंदर यूट्रस जो है उसके 3 लेयर्स होते हैं, तो आइदर अंदर के लेयर में कोई प्रॉब्लम है, बीच के लेयर में प्रॉब्लम है, या बाहर के लेयर में प्रॉब्लम है। पहले हम शुरुआत करते हैं कि बच्चादानी जो है उसका साइज़ और शेप में कोई दिक्कत है। यानी कि अगर किसी महिला का यूट्रस जो है वो यूनिकॉर्न्यूएट है, यानी कि यह जो यूट्रस है इसके 2 कॉर्न्यू रहते हैं, ये 1 और 2, और दोनों फ्यूज़ होके एक बच्चादानी डेवलप होती है। काफ़ी बार कोई महिला है जिनका एक साइड का जो यूट्रस है यह कॉर्न्यू डेवलप हुआ है और यह डेवलप नहीं हुआ है, तो उसे यूनिकॉर्न्यूएट यूट्रस कहा जाता है। दूसरे पेशेंट रहते हैं कि जिसमें बाइकॉर्न्यूएट यूट्रस रहता है, यानी कि यह और यह वाला दोनों कॉर्न्यू रहता है और बीच में ऐसा सेप्टम वगैरह है, यानी एक पर्दा वगैरह रहता है, तो जिसे हम सेप्टम कहते हैं। काफ़ी बार हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न्यूएट यूट्रस में ज़्यादातर तकलीफ़ नहीं आती है, बाइकॉर्न्यूएट में भी, लेकिन अगर वहाँ पे कोई सेप्टम है, कोई पॉलिप वगैरह है, यानी कि मसो वगैरह है अंदर, तो इसकी वजह से बच्चा रुकने में तकलीफ़ आ सकती है। दूसरे जो रीज़न्स है कि मायोमेट्रियम, यानी कि यूट्रस का जो मिडल लेयर है उसमें अगर एडिनोमायोसिस, यानी कि उसकी थिकनेस बढ़ रही है, या तो उसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स वगैरह हैं, तो उसकी वजह से भी तकलीफ़ आ सकती है। और तीसरा कि बाहर का जो लेयर है, जनरली सबसीरोजल जो लेयर है उसमें अगर फाइब्रॉइड वगैरह है, काफ़ी बड़ी साइज़ होती है, तब जाकर वो तकलीफ़ दे सकता है। लेकिन जनरली सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स जो रहते हैं उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस पेशेंट को दूसरे कोई सिम्टम्स है कि पेन वगैरह हो रहा है या तो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तभी हम उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अभी यह सारे जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से फर्टिलिटी में या तो कंसीव करने में तकलीफ़ दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रहता है कि एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो अच्छे से बनना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई सेप्टम वगैरह है या तो फाइब्रॉइड की गांठ वगैरह है, तो यह चीज़ की वजह से इम्प्लांटेशन की जो प्रोसीजर होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, और वह एक रीज़न होता है कंसीव नहीं होने के लिए। दूसरा है कि वहाँ पे जो वास्कुलरिटी जो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वह अगर हैम्पर हुआ है तभी भी वह बच्चा रुकने में तकलीफ़ दे सकता है। अभी हम आगे बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जनरली यूनिकॉर्न्यूएट, बाइकॉर्न्यूएट यूट्रस अगर है या तो डाइडेल्फियस यूट्रस है, तो इसके एज सच कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। दूसरा कि अगर यूट्रस के अंदर पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, तो इसकी वजह से पेशेंट को जो ब्लीडिंग होती है वह हैवी हो सकती है, ऐसी सारी समस्या आ सकती है। दूसरा है कि अगर एंडोमेट्रियम जो बीच का जो लेयर है उसका अगर थिकनेस बढ़ता है तभी भी पेशेंट को हैवी फ्लो हो सकता है, और जैसे पेशेंट हैवी फ्लो की तकलीफ़ लेके आता है, सोनोग्राफी वगैरह की जाती है और उसका डायग्नोसिस कंफर्म होता है। दूसरा जो है कि इसका निदान कैसे किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए बेस्ट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी।
दूसरा है कि HSG स्टडी जो रहती है जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह चेक करते हैं, तो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में भी काफ़ी बार पता चलता है कि यह यूनिकॉर्निएट यूट्रस है, बाइकॉर्निएट है या डाइडेल्फियस यूट्रस है। इसका कंफर्मेशन जो होता है वो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी और उसका ट्रीटमेंट भी हिस्ट्रोस्कोपिकली किया जाता है। जैसे सेप्टम वगैरह मैंने समझाया तो वह रिमूव किया जाता है, जिसे सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। दूसरे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है कि फॉर एग्जांपल कि यूट्रस के अंदर अगर पॉलिप है तो पॉलिप रिमूवल सर्जरी, जो हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड पॉलिपेक्टमी कहा जाता है। अगर वहाँ पे फाइब्रॉइड वगैरह है तो हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड सब म्यूकोजल ये फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है। सो जो भी फैक्टर है जिसकी वजह से कंसीव करने में तकलीफ़ हो रही है उसका पहले निदान किया जाता है और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। सो एक बार उसका ट्रीटमेंट होता है उसके बाद उनके कंसीव करने के जो चांसेस है वह बढ़ जाते हैं। अभी काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि यदि ऐसी प्रॉब्लम हमें आए नहीं उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि एक बच्चा रुक गया है, दूसरा अगर मिसकैरेज हुआ है या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी रुका है और DNC वगैरह करवाया है या तो अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसकी वजह से यहाँ पे झाले बन जाते हैं जिसे हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसकी वजह से भी कंसीव करने में तकलीफ़ आती है। पेशेंट का जो ब्लीडिंग वगैरह होता है वो फ्लो भी कम हो जाता है। सो जनरली हम एडवाइस करते हैं कि जब भी ऐसे कोई एडेशंस वगैरह है या तो कोई पॉलिप वगैरह रिमूव किया है, सो टू प्रिवेंट एशरमैन सिंड्रोम ऐसे पेशेंट में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यानी कि कॉपर्टी वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है, बलून स्टेंट वगैरह बिठाया जाता है ताकि उनको बार बार ऐसे एडेशंस नहीं डेवलप हो। दूसरा है कि उनके जो एंडोमेट्रियल थिकनेस जो रहता है वह अगर अच्छे से मेंटेन करना है तो उसके लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं, वह मेरे नेक्स्ट वीडियो में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी नियर डियर है जिनको ऐसी कोई समस्या है या तो आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। और इन केस आपको लगता है कि और कोई टॉपिक के बारे में हम चर्चा करें तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।